बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है। रात गए, हमने ख़ुद मनाज़र देखें, तमाम विजुअल्स बनाकर देखें, मीडिया से मैंने रिपोर्ट्स ली हैं और जानने की कोशिश की है कि लोगों का जज्बा क्या था, लोग कह क्या रहे थे, और जो लोगों ने बातचीत की वो भी जानने की कोशिश की। और इस वक्त में और आज से 2 माह पहले, यानी जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बना रहे थे, इमरान खान साहब को निकाला गया था, तब जो लोग निकले थे उसमें क्या फ़र्क है। तो एक तो ये देखें कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, लोरालाई, जोब, रहीम यार ख़ान, मर्दान, मालाकंड, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, विहाड़ी, कसूर, मियांवाली, सरगोदा, साहिवाल, जेहलम, गुजरात, पेशावर, कोयटा, एबटाबाद, हैदराबाद, नौशहरा, बहावलपुर, चारसद्दा, डीजी खान, डीआई खान और बहुत सारे शहरों के मैंने खुद मनाज़र देखे कि लोग वहाँ पे कैसे निकले हैं। पाकिस्तान में मैंने ये सवाल पूछा लोगों से कि क्या पाकिस्तान में कोई और एक ऐसा लीडर है, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, या कोई एक ऐसा लीडर है जो ऐसे कॉल दे और लोगों से कहे कि तुम पूरे मुल्क में निकलो, मैं अपने घर से बैठकर तुम्हारे साथ बात करूंगा, और लोग सच में पूरे मुल्क के अंदर निकल आए? है कोई ऐसा लीडर? नवाज शरीफ करके देख लें ट्राई, लंदन से बैठ के। उनका तो जेन्युइन मसला है ना, बीमार है, वो आ नहीं सकते, लंदन से बैठ के कर लें कि निकलो पूरे पाकिस्तान में बाहर। मैं वहाँ से खिताब कर रहा हूँ। हुकूमतें भी उनकी इस वक्त वफाक में, सिंध में, पंजाब में हुकूमतें उनके पास हैं। करके दिखाएं ना। आसिफ अली जरदारी ये करके दिखाए, मौलाना फजल रहमान ये करके दिखाएं। नहीं कर पाएंगे। मैंने जो लोगों से राय ली वो राय मैं आप तक पहुंचा देता हूं। परसेंटेज अभी तक तो मेरे पास है, क्योंकि अभी वोटिंग इसके ऊपर हो रही है। मैंने थोड़ा अर्सा पहले इसको भी इस सवाल को डाला था। तो अब तक की जो वोटिंग हुई है उसमें 96% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो अपने घर में बैठ के लोगों से बात करे और पूरा पाकिस्तान शहर जो है वो एक लड़ी में पिरोया हुआ पूरा का पूरा बाहर निकल आए। यानी कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसकी पुकार पे पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाए और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों के ऊपर बातचीत करे। 96% लोगों का कहना है कि ये काम सिर्फ इमरान खान कर सकता है। सिर्फ 4% लोगों का कहना है कि ये काम बाकी लोग भी कर सकते हैं। बहरहाल सूरत-ए-हाल आपके सामने है और तमाम छोटे बड़े शहरों के अंदर ये जुलूस निकले हैं। इमरान खान साहब को लोगों ने मायूस नहीं किया। मैंने जो रिपोर्टर से बात की या जो लोगों को सुना या जितना जानने की कोशिश की, एक शहर में मैं भी गया, मैंने देखा लोग कितने बड़ी तादाद में हैं, कितना चार्ज इन्वायरमेंट है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं वो भी मैंने सुनने की कोशिश की। तो मामला ये है कि इस मरतबा लोग महंगाई के सताए हुए बहुत सारे बाहर आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बाहर आए हैं जो पहले नहीं आते थे, और उन्होंने कहा कि जी हम तो मारे जा रहे हैं। ख़वातीन कह रही थी हम किचन नहीं चला सकती, मर्द कह रहे थे हम पेट्रोल नहीं डाल सकते, आना जाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की अपनी शिकायत थी, नौजवानों की अपनी शिकायत थी। तो इस महंगाई के हाथों सब लोग परेशान हो गए थे और हर तबका बाहर निकल के उन्होंने रोला डाल दिया कि ये क्या कर दिया इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ। अब इमरान खान साहब ने इसमें एक कॉल पर पूरी कौम को तो यकजा कर दिया है। लोगों की दाल रोटी पूरी नहीं हो रही, और इस बात का इंपोर्टेड सरकार को किसी किस्म का एहसास भी नहीं है। जो लोग बातचीत कर रहे थे ना, उनकी बातचीत में एक बात मैंने बड़ी वाज़ेह देखी है पूरे पाकिस्तान में, लोग न्यूट्रल से भी शदीद नाला हैं, नाराज़ हैं। नाराज़गी अपनों से ही होती है, लेकिन न्यूट्रल से लोग बहुत नाराज़ हैं। हर शख्स के मुंह के ऊपर ये बात ज़रूर थी और वो ये बात ज़रूर करना चाहता था कि इंपोर्टेड हुकूमत से ज़्यादा हमें न्यूट्रल से गिला है। हमें यहाँ तक और हमारे मुल्क को यहाँ तक पहुँचने क्यों दिया, और ये सब कुछ क्यों होने दिया हमारे साथ? क्या हम लवारिस थे? क्या हम उनकी इज्जत या उनका ख्याल नहीं रखते? क्या हम उनके लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करना चाहते? क्या हम उनके लिए हमेशा आवाज़ नहीं उठाते? क्या हम अपना पेट काट के उनके लिए एहसास नहीं करते? तो लोगों के दिलों में बहुत सारे शिकवे थे, बहुत सारी तकालीफ थी कि न्यूट्रल का न्यूट्रल रहना नहीं बनता था। हमारी खाल उधेड़ी जा रही थी। हमारे घरों के अंदर लोग छापे मारने के लिए चादर और चार दीवारी का पुलिस तकद्दुस पामाल कर रही थी। न्यूट्रल रहना नहीं बनता था।
औरतों और बच्चों के ऊपर शेलिंग की जा रही थी, न्यूट्रल रहना नहीं बनता था। पेट्रोल की कीमतें दुगनी कर दी गई हैं, डीजल की कीमतें दुगनी कर दी गई हैं, न्यूट्रल रहना नहीं बनता था। घी की कीमत डबल हो गई है, आटा, चीनी, दालें, हर चीज महंगी हो गई। महंगाई 28% तक पहुंच गई। न्यूट्रल रहना नहीं बनता था। लोग पिस गए बेचारे, परेशान हो गए, और अब वो गिला करते हैं। वो गिला करते हैं और एक ऐसे आदमी की कॉल पे बाहर निकलते हैं जो आदमी अपने घर में है। अब वो सारे शहरों में तो एक वक्त में जा नहीं सकता। जहां पे वो लोगों से बात करना चाहता है वहां पे ये टॉर्चर शुरू कर देते हैं लोगों के ऊपर। उसने कॉल देकर देखा था, सबको इस्लामाबाद बुलाया था, इन्होंने बदतरीन तशद्दुद किया, और वहां पे भी न्यूट्रल रहना लोगों के मुताबिक नहीं बनता। लोग ये गिला करते हैं। अब ये वाहिद लीडर है जो अपने वनी काला के अंदर बैठ के पूरे पाकिस्तान को बाहर निकाल लेता है, और जो ताकतवर हल्के हैं उनको इसी ताकत से खौफ आता है। जो बहुत ताकतवर लोग हैं वो दूसरे ताकतवर को हमेशा एक चैलेंज के तौर पे देखते हैं। इस पब्लिक का हमेशा से एक ये प्रॉब्लम रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के पीछे ये बड़ी मुश्किल से यकजा होते हैं। इदारों के साथ बाकी इनकी एफिलिएशन बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर कोई ऐसा नहीं मिलता कि ये इकट्ठे होकर लोग कहें कि हाँ ये लीडर है, हमें काबिल कबूल है, और उसके साथ खड़े हो जाएं। अब इमरान खान एक ऐसा आदमी है ये जिसके साथ सब लोग खड़े हो गए। शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली, हर जगह पे लोग उसका नाम ले रहे हैं, उसको अपनी जिद बना चुके हैं। और इमरान खान भी इस वक्त एक सख्त फैसला कर चुके हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज शाम तक इमरान खान साहब के पास बहुत सारे पैगामात पहुंचाने की कोशिश की गई है। मुबैना तौर पे कुछ पैगामात उन तक पहुंचे भी हैं, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की गारंटी को तस्लीम नहीं किया। मामला यह है कि इमरान खान साहब पहले भी 2-3 मरतबा धोखा खा चुके हैं उनके बकौल, और अब वो दोबारा धोखा खाने के मूड में नहीं है। वो कहते हैं साफ साफ बात करें और इंतखाबात करवाएं। इमरान खान साहब ने कहा क्या, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बदमाशी भी हो रही है, गोली भी चली है, हालात बहुत ख़राब हैं, वो भी मैं आपको स्टोरी देता हूँ, लेकिन पहले आप ये ज़रा सुन लें। जब हम नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं। इसकी 3 किस्में इमरान खान साहब ने कहा। हथियारों से जहाद करना, दिल में, या बुराई को हाथ से रोकना इसको कहते हैं। दिल में बुराई के खिलाफ कुड़ना, यानी दिल से उसको बुरा जानना, और एक ये है कि आवाज़ उठाना। यानी पहला दर्जा ये होता है कि हाथ से बुराई को रोकें, दूसरा ये होता है ज़बान से रोकें, तीसरा ये है कि आप दिल में उसको बुरा जानें, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर ज़रिया है। मैंने इसको ऐसे स्टडी किया हुआ है। जमहूरियत हमें एहतजाज का हक़ देती है। अमरीकी साजिश में यहाँ के मीर जाफ़र मीर सादिक मिले और बारूदी सुरंगों वाला पाकिस्तान हमें मिला था। हमने IMF के दबाव के बावजूद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम की। उन्होंने रिकॉर्ड महंगाई कर दी है। इम्पोर्टेड हुकूमत अभी नर्ख मज़ीद बढ़ाएगी। जद्दोजहद और जहाद हमारी बेहतरी के लिए होता है। जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हैं तो अपनी बेहतरी के लिए करते हैं। आगे मज़ीद महंगाई आने वाली है। मौजूदा हुकूमत में पेट्रोल, डीज़ल, बिजली और आटे की कीमतें बढ़ गई हैं। डीज़ल की कीमतें बढ़ने से किसान मुतासर होगा। किसान मुतासर होगा तो फूड सिक्योरिटी का मसला होगा। बिजली के बिल आने पर पता चलेगा कि क्या बम फटा है। हम 2.5 साल IMF प्रोग्राम में थे। IMF प्रोग्राम में रहते हुए आवाम पर बोझ कम डाला। हम पर भी IMF से प्रेशर डाला गया था। हमने कीमत बढ़ाने की बजाय 10 रुपये कम की थी। बिजली की कीमत हमने 5 रुपये कम की थी। हमने दूसरी जगहों से पैसे निकाल कर आवाम को रिलीफ दिया। हमने रिकॉर्ड टैक्स जमा किया। हमने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम करने के लिए 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी। हमारे दौर में पेट्रोल 12 रुपये लीटर बढ़ा तो महंगाई मार्च किया गया। अशिया की कीमतों में आगे मज़ीद इजाफा होगा। IMF प्रोग्राम में रहते हुए हेल्थ कार्ड हमने दिया। हमने पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ाने की बजाय कम की, बिजली की कीमतें कम की। अब कहते हैं कि आलमी महंगाई है। आलमी महंगाई है तो आलमी महंगाई पिछली गर्मियों से है, हमारे दौरे हुकूमत में भी थी। बारूदी सुरंगों वाला पाकिस्तान तो इन्होंने हमें दिया था। हमने कोरोना के दौरान अपने अवाम और मुल्क की मईशत को बचाया है। असल बारूदी सुरंग तो बैरूनी खसारा होता है। बैरूनी खसारा जो इन्होंने हमें दिया वो 20 अरब डॉलर था। फेटफ के मामले पर हमारे दौर में सारा काम किया गया है। न्यूट्रल्स को बताया था कि हुकूमत को हटाया तो मुल्क संभाला नहीं जाएगा। इन लोगों का मकसद मुल्क संभालना नहीं, कुछ और था। वो वक्त था इस साजिश को नाकाम बनाने का। अगर ये हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत रहे तो इदारों को दफन कर देंगे। फिर कह रहा हूँ, सिर्फ इंतखाबात नहीं, साफ शफाफ इंतखाबात तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इसको ज़रा गौर से समझें। पहले इमरान खान साहब सिर्फ इंतखाबात मांग रहे थे,
लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे साफ और शफाफ इंतखाबात चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है कि उनको ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज़्यादा बड़ी धांधली का बंदोबस्त कर दिया है और ताकतवर हलके भी उनके साथ मिले हुए हैं, जबकि जो पीडीएम की जमातें इक़्तिदार में हैं वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इमरान खान को इंतखाबात में शिकस्त कैसे देनी है। और उसका मुजाहरा अभी ये जो 20 हलके सूबाई असम्बलियों के पंजाब में है जहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं, सबसे बदतरीन मुजाहरा उसका यहाँ पे 17 जुलाई को होने वाला है। कैसे? उसकी मिसाल मैं आपको अभी देता हूँ, अभी आपको बताता हूँ सारी उसकी कहानी। तो साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में मज़ीद इंतशार होगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। खुर्रम दस्तगीर ने खुद एक प्रोग्राम में इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब रह जाते तो हम सारे जेल में होते, अदलिया आज़ाद है। नैब ने हमारे दौर में 480 अरब रुपये इकट्ठा किया है। उनका मकसद NRO 2 लेना था, मुशर्रफ ने इनको NRO 1 दिया था। 95% केसेज इनके अपने अदवार के बने हुए हैं। फैटफ के लिए जब कानून पास हो रहा था, इन लोगों ने असम्बली से वॉकआउट किया था। फैटफ कानून की मंजूरी के लिए हमें ब्लैकमेल किया गया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं, इसलिए रूस से सस्ता तेल लेने की बात नहीं करते। NRO 2 से ये कौम का 1200 अरब रुपए हज़म कर जाएंगे। ये पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी सूरत हाल की तरफ ले जा रहे हैं। अदम एतमाद जब हुई तो डॉलर 178 रुपए का था, आज 208 रुपए का, बल्कि अब तो उससे भी ऊपर चला गया है। इतने रुपए का हो गया है। मिफ्ता इस्माइल अमरीकी सफ़ीर के पास पहुंच गए हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन वज़ीर ख़जाना और शहबाज शरीफ एक बात समझ लें कि अमेरिका कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देता, हर चीज़ की एक कीमत होती है। अमेरिका हमारी हकीकी आज़ादी की कीमत लेगा। मुल्क पर वो चोर और डाकू मुसल्लत हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हैं। इस तरह से इमरान खान साहब का खिताब था जो उन्होंने बातचीत की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि धांधली की प्लानिंग क्या हो रही है। बहुत ताकतवर लोग हैं और बहुत ताकतवर इदारे हैं, आप जानते हैं। किसी पे भी पर्चा करवा सकते हैं, FIR गद्दारी की, बगावत की, किसी को भी उठवा सकते हैं, किसी को भी गोली मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तगड़े लोग जो हुए तो कंट्रोल भी बड़ा अच्छा है उनका। अब ऐसे तगड़े लोग जो हैं वो ये बंदोबस्त कर रहे हैं कि हमजा शहबाज की हुकूमत जो है वो पंजाब में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हर हाल में हमजा शहबाज को पंजाब का वज़ीर आला रहना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि PMLN कम से कम 12 सीटें जीत जाए इन 20 में से। हालांकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें 18 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेट में जीत रही है। लाहौर की टोटल 4 नशिस्तें, 4 में से 3 तो बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन है, PTI जीत रही है। सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पे मुकाबला होगा, सिर्फ एक सीट पे मुकाबला होगा। और जो सबसे गंदी सूरत हाल है जिस सीट की, वो नज़ीर चौहान वाली सीट है जहां पे वो MP था। ये वही नज़ीर चौहान है जिन्होंने कादियानी कहा पहले शहजाद अकबर को, बाद में माफ़ी मांगी, रोता रहा आंसुओं से, इमरान खान से भी जाके माफ़ी मांगी और बाद में अलीम खान के कहने के ऊपर गालिबन ये पैसा वैसा लेके या जो भी करके ये छोड़ के उधर चला गया। अब वो उसके ऊपर मुख्तलिफ इतला आते हैं, कन्फर्मेशन तो कोई नहीं है, लेकिन ये पार्टी छोड़ के PMLN में चला गया, वहाँ से अब इलेक्शन लड़ रहा है, लोटा होके, और इसको डीसीट किया गया था। अब मामला ये है कि नज़ीर चौहान, इसकी नशिस्त सबसे कमज़ोर है, इसके जीतने के इम्कानात सिर्फ 20-25% है। PTI के वहाँ पे बगैर मुकाबले के जीतने के इम्कानात जो हैं वो 70% हैं। 167 के लोग इतने गुस्से में हैं कि लोटे लेके फिर रहे हैं कि ये लोग मिले तो इनको लोटों से मारें। हालात ये हैं, अब बदमाशी के ज़रिए इन्होंने इलेक्शन जीतना है। इस वक्त जो है वो पंजाब के अंदर गुंडा राज और पुलिस राज इकट्ठा चल रहा है। कैसे? नज़ीर चौहान 15 से 20 मुसल्लह अफराद के साथ आता है और पुलिस वहाँ साथ मौजूद होती है। पुलिस तो इसको प्रोटेक्ट कर रही है, डॉल्फिन वाले, दूसरे पुलिस वाले वहीं मौजूद थे सारे। नज़ीर चौहान आया और आके दफ्तर के बाहर पहुंचा, जो मरकज़ी दफ्तर है अल्लाहू चौक है एक लाहौर में, वहाँ पे जो मरकज़ी दफ्तर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ पे ये आता है। शबीर गुज्जर गालिबन उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके मरकज़ी दफ्तर पे आता है और कहता है ये फ्लैक्स जो है यहाँ मेरी लगेगी, इनकी नहीं लगेगी। सामने वहाँ झगड़ा हो जाता है, उनकी फ्लैक्स उतारता है, उनका दफ्तर कहता है बंद करो इसको, और लड़ाई शुरू कर देता है। इसके साथ मुसल्ला अफराद थे, डंडों वाले लोग भी थे, वो दफ्तर पे हमला करते हैं और दफ्तर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। वहाँ जो कारकुन मौजूद थे उन्होंने मुज़ामत की और जो शबीर गुज्जर का भतीजा है गालिबन, वो वहाँ पे फौरी तौर पे पहुँचा अपने दोस्तों के साथ इनको रोकने के लिए, तो इन्होंने गोली चला दी। ये पुलिस की मौजूदगी में मुबैना तौर पे गोली चली है। गोली चलाई, जो गोली एक लड़के के सर में लग गई और एक दूसरा लड़का भी जख्मी हो गया। ये जो खालिद गुज्जर का यानी शबीर गुज्जर का जो भाई है, उसका जो बेटा है, उसके सर में गोली लगी है और वो तकरीबन अनकॉन्शियस है,
जिना अस्पताल में, उसकी ये हालत है। अच्छा, वो गोली लगने के बाद वहाँ पे लड़ाई ख़त्म होती है और ये वहाँ से भाग जाते हैं, और भागने के बाद ये इल्ज़ाम लगा देते हैं जी हमारे ऊपर फायरिंग की गई है, हमें मारा गया है और मेरे बेटे को भी मारा गया है। तो नज़ीर चौहान से उस वक्त से लेकर अब तक लगातार एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि अपने बेटे को लाएं और उसका मेडिकल करवाएं अगर उसको मारा गया है तो। आप तो गोली मार के आ गए सर में। तो पुलिस ने यहाँ पे एक काम किया जो सानिया मॉडल टाउन में किया था पुलिस ने, ज़रा गौर करें आप। सानिया मॉडल टाउन में पुलिस ने यह किया था कि पहला मुकदमा पुलिस ने अपनी मुद्दत में ही दर्ज कर लिया था। हालांकि सारा दिन उनके बंदे मारे, 14 बंदे कत्ल कर दिए, 100 के करीब लोगों को गोलियां मार दी, और बाद में पहला मुकदमा अपने ऊपर ही दर्ज कर लिया। अब वो अपनी मुद्दत में ही पुलिस ने दर्ज कर लिया। तो बाद में बड़ा एहतजाज करके तारुल कादरी साहब ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाए थे। अब ये जो मामला है सारा, यहां पे भी पुलिस ने यही कार्रवाई डाली। ये शहबाज शरीफ का पुराना तरीका वारदात है। जब एक कर्नल को गाड़ी के नीचे दे दिया था ना चीफ सेक्रेटरी लाहौर ने, तो उस वक्त भी पुलिस ने अपनी मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज कर दिया था। बाद में फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, और उस वक्त जो है वो जनरल कियानी थे गालिबन, उन्होंने मुदाखलत की थी, तुर्की के दौरे पे थे वो। ब्रिगेडियर गजनफर आजकल आप सुनते होंगे, मैं वो रिपोर्ट उसको कर रहा था सारे मामले को। पुलिस ने अपनी मुद्दत में दोनों पार्टियों में तसादुम का मुकदमा दर्ज करके अपनी जान छुड़वा ली है। पीटीआई के लोगों को गोलियां लगी हैं, उन्हीं के लोग जख्मी हैं। पीएमएलएन के लोगों ने अटैक किया था और उनके दफ्तर पे आकर अटैक किया था। यानी ये एफआईआर में लिखा हुआ है कि उनके लोग आए इनके दफ्तर पे और आके अटैक किया। तो ये दो तरफा लड़ाई तो हुई नहीं, ये तो प्लान्ड अटैक है जो पीएमएलएन के लोगों ने किया पीटीआई के दफ्तर के ऊपर। अब इसमें जो है पुलिस दफ्तरों पे छापे मार रही है। दर्जनों कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कर लिए हैं, और मेरे पास तस्वीर और विजुअल्स पहुंचे हैं जिनके अंदर साफ नजर आ रहा है। मैंने क्राइम रिपोर्टर से बात की है, पुलिस के सोर्सेज से बात की है, वो कह रहे हैं जी वन साइडेड है, पीएमएलएन ने गुंडागर्दी की है, उनकी ये पॉलिसी है कि फेंटा लगाओ इनको, पीटीआई को, इनको इलेक्शन ना लड़ने दो, इनके जितने लोग इलेक्शन लड़ने के लिए काम कर सकते हैं, लोगों को कायल कर सकते हैं, उन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डालो। और अब इनके घरों के ऊपर, इनके दफ्तरों के ऊपर, हर जगह पे छापे मारे जा रहे हैं और लगातार छापे मारे जा रहे हैं। वहां पे सेफ सिटीज के कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज भी गायब की जा रही है। अभी तक उनकी फुटेज नहीं दी गई, और अगर उनकी फुटेज निकालेंगे तो पता चलेगा कि लड़ाई किसने की और कैसे शुरू की। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।